इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें देखें, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं। ईएमआरएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फास्ट लेक्चर आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग पे करते हैं। तो कंप्यूट जो हमारा वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया हुआ है, जिसका मतलब काउंटिंग करना, गणना करना या फिर कैलकुलेशन करना कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस इनपुट डेटा एंड प्रोवाइड द आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट डेटा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये मैं एक बार के लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। यहाँ पे आपको सीपीयू और मेमोरी बनाना है। आप यहाँ पे सीपीयू बना सकते हैं, नीचे मेमोरी लिख दीजिए। उसके बाद में ये हमारा इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस। तो देखिए इसको समझिए, जब यूज़र इनपुट देता है तो वो रो डेटा होता है और यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद में हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा जो रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस पे दिखाया जाता है। उसके बाद में है यहाँ पे हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हमारी टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग के लिए काम में ली जाती थी। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप काम में ली जाती थी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज काम में ली जाती थी और इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे पंचकार थे। फिर आ जाती है हमारी सेकंड जनरेशन, ये 1946 से 1955 थी। उसके बाद में हमारी ट्रांजिस्टर है इसके अंदर, दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर। फिर मैग्नेटिक टेप आ जाती है मेमोरी टाइप्स के अंदर, मशीन लैंग्वेज आ जाती है, असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 1946 से 55 थी और ये 1955 से लेके 65, ये यहाँ पे 1955 से लेके 1965 तक आ जाती है हमारी मैग्नेटिक। उसके अंदर यहाँ पे टाइपराइटर आ जाते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर। ये हमारी आ जाती है 1965 से 75 के बीच में। इंटीग्रेटेड सर्किट, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक और रैम यहाँ पे हमारी मेमोरी टाइप थे। यहाँ पे हमारी थर्ड जनरेशन में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी और कीबोर्ड माउस हमारे एज इनपुट डिवाइस काम में लिए जाते थे। फोर्थ जनरेशन आ जाती है हमारी 1976 से लेके 1976 से स्टार्ट हो जाती है फोर्थ जनरेशन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में हम जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं वो बन गया था। यहाँ पे हमारा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट काम में लिया गया। इसमें मेमोरी के टाइप हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD DVD काम में लिए गए। उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज और कीबोर्ड माउस के साथ प्रिंटर और प्लॉटर और स्पीकर हमारे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस थे। फिफ्थ जनरेशन हमारी 1989 से लेके फिफ्थ जनरेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर यहाँ पे काम में लिए गए। AI में भी फिफ्थ जनरेशन ही काम में आती है, या फिर इसे कह सकते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या इसे कहते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कह सकते हैं। इसमें हार्ड डिस्क, DVD, फ्लैश मेमोरी, क्लाउड स्टोरेज, SSD सारी की सारी इसमें आ गई। उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज, क्लाउड बेस्ड प्रोग्रामिंग आ गई। कीबोर्ड माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर सारे हमारे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस काम में लिए गए। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस क्या करता है हमारा, यहाँ पे ये देखिए ब्लॉक स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो इनपुट डिवाइस सीधा कनेक्टेड होता है हमारा कंट्रोल यूनिट से। CPU के तीन पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं, रजिस्टर, ALU एंड CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये हमारी क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है डेटा फ्लो का, जो कि इनपुट डिवाइसेज से आता है, जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेजता है और आउटपुट डिवाइस के पास रिजल्ट के रूप में भेजता है। तो यहाँ पे हमारा CU क्या करेगा, कंट्रोल फ्लो करेगा। उसके बाद में ALU के पास भेजेगा। ALU रजिस्टर से क्या लेगा, जो भी ज़रूरी डेटा है वो लेगा और हमारी मेन मेमोरी रैम में ये सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी और सेकेंडरी मेमोरी में अगर परमानेंट हम स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर होंगे। और यहाँ पे हमारे आउटपुट डिवाइस पे हमें रिजल्ट दिखेगा। इनपुट डिवाइस से डेटा प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस पे इन्फो आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं IN लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया कंप्यूटर यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में। CPU ये छोटी सी बच्चों वाली परिभाषा है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन होता है या प्रोसेसिंग करने का जो मेन कंप्यूटिंग डिवाइस होता है वो हमारा होता है CPU के हमारे पास तीन पार्ट दिए गए हैं, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस,
गुणा और फिर भाग हमारे ये वाले ऑपरेशन है, ये वाले अर्थमेटिक और लॉजिक वाले कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मैनेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। जो भी हमारा डेटा फ्लो होता है इनपुट आउटपुट के पास जाता है, एएलयू के पास जाता है, मेन मेमोरी से आता है, सबको कंट्रोल को मैनेज करने का काम कौन करता है? कंट्रोल मैनेज यूनिट। फिर आ जाता है हमारा रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्टर किस लिए काम में लिया जाता है? रजिस्टर एक्सेस डेटा इन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग चल रही होती है, उस टाइम हमें जो डेटा इंस्ट्रक्शन है ये रैम से या फिर कैश मेमोरी से, तो उनको स्टोर करने के लिए छोटी सी रिक्वायर्ड फाइल होती है, वो यहाँ पे हमारे रजिस्टर में स्टोर होती है। उसके बाद में आ जाते हैं इनपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस और हार्डवेयर दैट अलाउ टू यूजर टू इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर सम। तो यहाँ पे अगर इसकी परिभाषा अपने देखें तो इतनी अच्छी नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि ये यूज़र द्वारा डाले गए इनपुट को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। डिजिटल डेटा में ट्रांसफ़र करने का काम करता है हमारा इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, बारकोड रीडर। उसके बाद में आ जाता है हमारा यहाँ पे output device and output device or hardware that retrieve and represent the result information on the basis of input device in human understandable language। जिस भाषा में ह्यूमन समझता है उससे डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है और हमें क्या करता है? आउटपुट दिखाता है, जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। तो अब हम सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? मेमोरी वो स्पेस होता है जहाँ पे क्या है, हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, टेम्परेरी या फिर परमानेंट। वो स्पेस क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाएगा। यहाँ पे दो प्रकार की मेमोरी अपने को ज़्यादा ज़रूरी आती है। रैम, जब भी प्रोसेसिंग करता है हमारा कंप्यूटर या सीपीयू, तो उसे रैम से क्या है, डेटा चाहिए इंस्टेंट। उसके बाद में रोम ऐसी मेमोरी है जहाँ पे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसमें बूट लोडर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को कॉपी करने की मदद करते हैं रैम के अंदर। तो ये तो बेसिक है, हम आगे इसके टाइप्स वगैरह दोबारा से पढ़ लेंगे। तो चलिए इसके नीचे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी एंड परमानेंट। ये देखिए टेम्परेरी और परमानेंट, यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए जो यूनिट काम में आती है उसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट है जिसे 0 और 1 कहते हैं, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज हमारी 0 और 1 के रूप में होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज की बात करें तो ये 0 हमारा ऑफ और 1 हमारा ऑन हो जाएगा, लो वोल्टेज हो जाएगा, ये हाई वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे यूनिट दिए हुए हैं। बिट क्या है? हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और सबसे बड़ी यहाँ पे योटा बाइट दी हुई है। योटा बाइट के बाद में भी ब्रोनो बाइट और उसके बाद में योपो बाइट है, तो यहाँ पे ब्रोनो तक अपने पढ़ेंगे। सबसे छोटी होती है हमारी बिट। उसके बाद में 4 बिट के कलेक्शन को निपल बोलते हैं और 8 बिट के कलेक्शन को हम बाइट बोलते हैं। इसके बाद में जितने भी कलेक्शन चलेंगे वो सारे 1024 के कलेक्शन में चलेंगे। 1 केबी 1024 बाइट। उसके बाद में ये तो आपको सभी को पता हो, केबी, एमबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जोटाबाइट। इस यहाँ पे बीच में मिसिंग है, यहाँ पे पीबी मिस पी पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जोटाबाइट, जोटाबाइट के बाद में यहाँ पे योटाबाइट, योटाबाइट के बाद में यहाँ पे मिसिंग है ब्रोनोबाइट। तो यहाँ पे ब्रोनोबाइट भी हो जाती है अभी। अगर लेटेस्ट आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे ब्रोनोबाइट तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आ जाती है हमारी टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी के टाइप है हमारे यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेनली दो ही अपने क्या करते हैं, मेमोरी के टाइप पढ़ते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारी रैम होती है। रैम होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब तक आपके कंप्यूटर में पावर रहेगी आपका डेटा रहेगा। जैसे कि आप अभी इस यूट्यूब वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो यूट्यूब वीडियो प्ले हो रहा है। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो जहाँ से आप प्ले कर रहे थे वहाँ से आपका वीडियो नहीं चलेगा। आपको पहले तो फ़ोन को ऑन करना पड़ेगा, फिर यूट्यूब ऐप को ओपन करना पड़ेगा, फिर आप वीडियो पे क्लिक करोगे तब आपका वीडियो वहाँ से चलेगा जो कि सर्वर पे स्टोर है। तो यहाँ पे रैम की फुल फॉर्म हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्यों होती है? अगर ये आपको सीखना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। स्टोर डेटा टेम्परेरी, तो ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। और वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसका मतलब है कि जब भी पावर चली जाएगी तो क्या आपका डेटा इरेज हो जाएगा। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी दैट्स मीन इट लॉस द डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। कि आपका पावर जाते ही एक कंप्यूटर कांट ऑपरेट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। अगर रैम हिल जाती है तो आपको बीप की साउंड सुनाई देगी। इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। ये सेकेंडरी स्टोरेज से फास्ट होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम। उसके बाद में यहाँ पे हमारी आ जाती है रोम।
रोम हमारी होती है नॉन वोलेटाइल होती है, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट स्टोर होगी, और पावर अगर चली भी जाती है तो इसमें क्या होगा, डेटा इरेज नहीं होगा। इट स्टोर बूटअप इंस्ट्रक्शन एंड प्राइमरी यूज फॉर कंप्यूटर टू स्टार्ट इंस्ट्रक्शन इन रोम रिटन बाय द प्रोग्रामर एंड कॉल्ड एज फर्मवेयर और बायोस। तो यहाँ पे देखो, बायोस की फुल फॉर्म अपने जान लेते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और फर्मवेयर या फिर अपने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन जो बूटअप के लिए काम में आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ये हमारी रैम है। रैम तो जैसे ही अपना कंप्यूटर ऑन हो जाएगा उसके बाद में ही एक्सेस कर पाता है। उससे पहले क्या होता है कि जैसे ही आपने पावर बटन को ऑन किया तो रोम से क्या होगा, रोम से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बूट प्रोग्राम, बूट लोडर कहते हैं जिन्हें। वो क्या करेंगे, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारी एच हार्ड डिस्क ड्राइव है, उससे क्या करेंगे, यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को के जो रिक्वायरमेंट फाइल है उनको कॉपी करेंगे कहाँ पे, रैम में। और ये प्रोग्राम स्टोर होते हैं रोम के अंदर। जैसे कि आप अपने पीसी को ऑन करते हैं तो एक लोगो आता है, थोड़ी सी लोडिंग चलती है, उस टाइम हमारे रैम में डेटा कॉपी हो रहे होते हैं। फर्मवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइड बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शन। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें अपने काम में लेते हैं। अब यहाँ पे रोम के टाइप्स हैं। पहले रोम आती थी, उसमें एक बार ही डेटा डला हुआ आता था जब बनाया जाता था, वो होती थी प्रोग्रामेबल रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम होती है हमारी इरेजेबल, लेकिन इसको इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रा पैराबैग्निक किरणें चाहिए, अल्ट्रा वोलेट वेव चाहिए, तो उससे हमारी ये इरेज होती थी। लेकिन हाल फिलहाल में जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। आप कंप्यूटर में ही उसे डिलीट करके दोबारा से काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आ जाती है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी रैम से ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये उद्देश्य नहीं है आपको पढ़ाने का कि आपको मैं रटा दूं, लेकिन आप जितना भी सिलेबस है उसके बारे में क्या टॉपिक्स हैं, कैसे काम करते हैं, उनका मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको कोई डीपली वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कैश मेमोरी इज़ हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड इनसाइड और वेरी क्लोज टू सीपीयू। तो अब देखिए ये कैसे नीचे डायग्राम बनाए उससे समझते हैं बाद में, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अलाउ द CPU to access them more quickly than if it had fetched them from RAM. Cache is much faster than RAM but also more expensive and has smaller storage capacity. It is help to reduce the uh, time taken to access data, thereby improvement overall performance of computer, high speed temporary storage between CPU and RAM. तो ये देखिए, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ये हमारी रैम है और ये हमारी कैशेज़ है, तो ये सीपीयू है। सीपीयू डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है कैश मेमोरी के साथ और रैम के साथ, लेकिन जितना ज़्यादा फास्ट हमारी काम करती है कैश मेमोरी, तो हमेशा सीपीयू किससे डेटा लेने की कोशिश करता है, कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी फिर बाद में रैम के साथ कनेक्टेड रहती है और रैम यहाँ पे हमारी सेकेंडरी मेमोरी के साथ कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ से डेटा इसमें कॉपी होता रहता है रैम में, रैम से फिर कैश मेमोरी में आता रहता है और कैश मेमोरी से हमारा सीपीयू के अंदर जाता रहता है डेटा। क्योंकि यहाँ पे सीपीयू का एक्सेस टाइम होता है, क्योंकि सीपीयू की अगर अपने बात करें तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है, कि 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन वो परफॉर्म कर सकता है या प्रोसेसिंग कर सकता है। तो अब अगर सेकेंडरी मेमोरी से इतने करेगा तो इसकी स्पीड ही नहीं होती इतनी। उसके बाद में रैम के पास आते हैं, रैम की आजकल स्पीड होती है इतनी, तो कर सकता है, लेकिन कैश मेमोरी की उससे भी ज़्यादा स्पीड होती है, तो अपने यहाँ पे कैश मेमोरी से कनेक्ट करके रैम से डेटा एक्सेस कर लेते हैं। बाद में हमारा आ जाता है यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यहाँ पे अपने बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारे पास परमानेंट स्टोर करने के लिए होती है डेटा, फाइल, सॉफ्टवेयर, ऑडियो, वीडियो, गेम, जो भी अपने यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एक तो इसमें डेटा टेम्परेरी नहीं स्टोर होता, परमानेंट होता है। दूसरा, ये वोलेटाइल नहीं होती, नॉन वोलेटाइल होती है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसकी कॉस्ट कम पड़ती है अपने को, मेन यही है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीनिंग डेटा इज़ नॉट लॉस व्हेन इज द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे। इट इज़ नॉट डायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू।
सीपीयू से कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। डेटा मस्ट बी लोडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी। जहाँ पे भी अपने कंप्यूटर में मेमोरी वर्ड यूज़ करते हैं, मेमोरी वर्ड हमेशा ही रेफ़र करता है रैम को, कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को हम रेफ़र नहीं करते। तो मेमोरी वर्ड आप कंप्यूटर में कभी भी किसी क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर रैम से लेना देना होता है। वहाँ पे अगर ऐसे पूछ ले व्हाट इज़ टाइप ऑफ मेमोरी, तो अपने को रैम के नहीं सारे मेमोरी के टाइप बताने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में या कहीं पे भी आप मेमोरी रेफ़र करते हैं तो वो रैम ज़्यादातर काम में ली जाती है। अपने प्राइमरी भी नहीं लिखते उसके आगे। उसके बाद में इट इज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर्ड टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसमें ज़्यादा क्या होता है, स्पेस होता है। इट इज़ स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरी बट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म डेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी मेमोरी से क्या है, ये कम तेज़ है, लेकिन क्या होगा इसमें जो डेटा स्टोर करेंगे वो आप कई दिनों बाद भी उसे यूज़ कर सकते हैं। कहें तो आप अपने डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को काफ़ी साल बाद भी यूज़ करते हैं तो उसमें डेटा आपको मिल जाएगा जो आपने स्टोर किया है। आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कुछ एग्जांपल्स हैं। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क और यहाँ पे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड। सबसे पहले हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी होती है यहाँ पे। उसके बाद में सॉलिड स्टेट ड्राइव इससे बेटर और इससे फास्ट होती है। अगर आप एसएसडी यूज़ करते हैं तो उसमें डेटा आपका ख़राब होने की चांसेस कम होते हैं। इसके एक्सेस टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और ऑप्टिकल डिस्क आज के टाइम में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं ली जाती, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी की 700 एमबी स्टोरेज और यहाँ पे डीवीडी की 4.7 जीबी स्टोरेज होती है। अगर दोनों साइड की अपने करेंगे तो 10 जीबी के लगभग हो जाती है बोथ साइडेड डीवीडी की। सीडी होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी होती है हमारी डिजिटल वीडियो डिस्क। और उसके बाद में हमारे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जो अपने यूज़ करते हैं वो फ्लैश ड्राइव में आ जाते हैं। जो हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं या फिर एसडी कार्ड कैमरों में यूज़ किए जाते हैं वो सारे फ्लैश ड्राइव कहलाते हैं। यहाँ पे आ जाता है फिर हमारा डेटा डिलीशन, इट इज़ रिकवरी एंड रिलेटेड टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो डेटा डिलीशन क्या हो, डेटा डिलीशन इज़ रिलेटेड टू लॉस ऑफ डेटा एंड रिमूवल ऑफ डेटा डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस आइदर इनिशियली। अब देखो इंटेंशनली और एक्सीडेंटली दो प्रकार से हमारा डेटा डिलीट हो सकता है। एक तो आपने जानबूझ के डेटा डिलीट किया और दूसरा क्या है कि कोई वायरस आ गए हो, आपका सिस्टम करप्ट हो गया हो या फिर क्या हो सकता है किसी ने आपका डेटा डिलीट कर दिया हो। तो यहाँ पे दो प्रकार से अपने डेटा होंगे। डेटा इज ऑल्सो लॉस्ट ड्यू टू वायरस, बैड सेक्टर बाई हैकर्स। तो यहाँ पे ऐसे आपका डेटा डिलीट किया जा सकता है। जब आपका डेटा डिलीट हो जाता है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते, इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा रिकवरी यूज़ करते हैं। तो अपने क्या करेंगे, डेटा रिकवरी इज रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ लॉस्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है कि जब हमारी हार्ड डिस्क से डेटा को डिलीट किया जाता है तो उसके एड्रेस वहीं पे रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते जब तक क्या नहीं होता उसके ऊपर कोई भी डेटा ओवरराइट नहीं किया जाता। तो अपने डेटा को रिकवरी कर सकते हैं डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से। वो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं या फिर आप किसी शॉप में जाके आप अपने डेटा को रिकवर करवा सकते हैं। उसके बाद में आता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूज़र इम्प्लीमेंट द डेटा सिक्योरिटी बिफोर वर्किंग ऑन कंप्यूटर because it is help user to prevent unauthorized access एंड लॉस ऑफ डेटा। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना डेटा एक्सेस नहीं करने देना चाहते, वो ही हमारी डेटा सिक्योरिटी है। कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए, ये हमारी डेटा सिक्योरिटी कहलाती है। सम सिक्योरिटी मेजरमेंट आर इंस्टॉल एंटीवायरस, एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखें। डोंट अलाउ अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा। कोई भी लिंक आते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको क्लिक नहीं करना चाहिए जो आपको क्या लगे, स्पैम लगे। उसके बाद ट्राई नोट टू यूज़ पब्लिक नेटवर्क। जब आप पब्लिक वाईफाई या पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो उससे भी आपका क्या है, डेटा हैक होने की या आपका डेटा लॉस होने की कंडीशन आ सकती है। अप्लाई स्ट्रॉन्ग लॉगिन पासवर्ड। हमेशा ही आप लॉगिन पासवर्ड एक तो सेम नहीं रखने चाहिए सब अकाउंट के, ध्यान रखना है आपको। और दूसरे आपके सरल से पासवर्ड नहीं हो, ना ही आपके नेम के साथ कॉम्बिनेशन बैठे ऐसे पासवर्ड। आपको नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स का यूज़ करना चाहिए पासवर्ड के लिए। अब हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल हार्डवेयर टू फंक्शन। इट इज़ गवर्न टू ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड इट इज़ वेरियस पर्पज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो पहले मैं आपको हार्डवेयर बता देता हूँ। व्हाट इज़ हार्डवेयर। तो देखिए सबसे पहले अपने हार्डवेयर को सीखने की बात करते हैं तो हार्डवेयर वो डिवाइस होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं।
जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेज किनको बोलते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस को। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हमारे सारे हार्डवेयर डिवाइस हो जाते हैं। सीपीयू, कैबिनेट, पावर सप्लाई, जो भी चीज़ आप हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। हार्डवेयर डिवाइस एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जो कि आपको बाद में प्रोसेसिंग करने की मदद किससे मिलेगी? सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ पे अपने वही सीखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो क्या करता है? हार्डवेयर को फंक्शन करने की अपने को क्या देता है? फैसिलिटी देता है या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के अपने यहाँ पे क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हैं। सॉरी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एक्ट एज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ये क्या है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है जो क्या करता है? यहाँ पे हमें कंप्यूटर को यूज़ करने की या फिर हार्डवेयर को यूज़ करने की क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर। कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। तो क्या कर सकते हैं आप? कंप्यूटर में हेल्प कर सकता है आपको इंस्टॉल और रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप इसकी मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है ओएस, दूसरा होता है हमारा सिस्टम यूटिलिटीज़, तीसरा होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। ओएस होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन सीखी हुई सेम टू सेम क्या है हमारी डेफिनेशन ओएस की हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन ओएस बहुत सारे काम करता है, जैसे मैनेज फाइल करने का, प्रोसेस करने का, एरर डिटेक्शन का, डिवाइस डिटेक्शन का। तो ये सारे काम हमारा ओएस करता है। हम ओएस के टॉपिक में इसे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो विंडोज़, लाइनक्स, मैक और एंड्रॉयड इसके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं सिस्टम यूटिलिटी पे। सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं? मेंटेनेंस और सपोर्ट टास्क होते हैं। मेंटेनेंस करने का काम किसे करेंगे? हमारे जो कंप्यूटर को मेंटेनेंस का काम सारा कौन करेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करेंगे। जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, फाइल कंप्रेशन और डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल आता है, वो सारे यहाँ पे क्या करते हैं? सिस्टम यूटिलिटी होते हैं। डिवाइस ड्राइवर, जब भी अपने क्या करते हैं? एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसका हमारे पास पहले से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो जब एक्स्ट्रा डिवाइस हम एक्स्ट्रा हार्डवेयर हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, वो क्या कहलाता है? हमारा डिवाइस ड्राइवर। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट अलाउ टू ओएस टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेज। जैसे कि अपने क्या प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो हमें प्रिंटर का ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। ग्राफिक कार्ड के लिए ग्राफिक्स अपने को यूज़ करने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफिक ड्राइवर काम में लेना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोग्रामिंग टूल एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर यहाँ पे आ गए हमारे। तो इसके अंदर 3 होते हैं अपने पास, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। मैंने आपको बताया कि आप लैंग्वेज समझते हैं वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो हमने जो प्रोग्रामिंग की है या कोड लिखी है, उनको किसमें बदलने का काम करेंगे? ये बाइनरी लैंग्वेज में। तो इसके लिए पहले पुराने ज़माने में असेंबलर काम में लिया जाता था, तो असेंबली लैंग्वेज चलती थी। तो ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, तो ये मशीन कोड में बदलता था। 1 टू 1 कन्वर्सेशन होती थी। यूज़ इन लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद में आया कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आज के टाइम में यूज़ किए जाते हैं। कन्वर्ट द इंटायर सोर्स कोड। सोर्स कोड वो होता है जो आप प्रोग्रामिंग कोड ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है और वो अपनी फाइल सेव करता है, उससे अपने सोर्स कोड कह देते हैं। उसको मशीन कोड में बदलने का काम करता है। फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस कंपाइलर काम में लेती है। उसके बाद में इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज वन बाय वन लाइन एट ए टाइम। ये लाइन बाय लाइन क्या करता है? उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख लाइन का कोड है, लेकिन तीसरी लाइन में ही अगर एरर आ गया तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तीसरी लाइन में ही आपको क्या करेगा? वहाँ पे दे देगा एरर, और उस एरर को आप जब रिमूव करोगे तो आगे चलेगा। फिर लाइन बाय लाइन करता है। ये स्लोअर देन कंपाइलर, कंपाइलर से स्लो होता है लेकिन इतना स्लो नहीं होता असेंबलर जितना। यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में काम में आता है, पाइथन में और जावास्क्रिप्ट में। और हम पाइथन जैसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने इंटरप्रेटर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और जनरल टास्क। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एक होता है हमारा जनरल सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज। सेकंड वन होता है हमारा स्पेशल पर्पज या
तो जनरल पर्पज़ क्या होगा? जनरल पर्पज़ मोस्ट ऑफ यूज़र यूज़ करते हैं जनरल पर्पज़ को, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, वीएलसी हो गया, डेटाबेस सिस्टम हो गया, ईमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सारे के सारे जनरल पर्पज़ में आते हैं। उसके बाद में स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, कस्टमाइज़ कोई भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करवाते हैं, अपनी कंपनी के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर करवाते हैं या मैनेजमेंट के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे स्पेसिफिक पर्पज़ के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।